एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका ऑन अवर कोर्स ऑफ कमर्शियल स्टडी। तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने ये स्टेप लिया कि आपको कमर्शियल स्टडीज की क्लासेस लेनी है। एंड क्लासेस भी कौन सी लेनी है? ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। यस, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा रहता है स्टूडेंट्स में कि हमें क्लासेस की जरूरत है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे कई बार देर लगा देते हैं ये डिसाइड करने में ही कि क्लासेस की जरूरत है कि नहीं है। एंड 2-3 एग्जाम में जब मार्क्स खराब आते हैं उसके बाद क्लासेस ढूंढने के लिए निकलते हैं, तब तक बहुत सारी जगह पर एडमिशन बंद हो गया होता है या फिर एडमिशन दे तो दिया जाता है लेकिन आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपको बैकअप नहीं मिलता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आपने ये डिसीजन लिया। एंड ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने अभी गिनाई कि देर से एडमिशन लिया तो एडमिशन बंद हो गया है या फिर देर से एडमिशन लिया तो आपको बैकअप नहीं मिल रहा है, वो सब यहाँ पर नहीं होने वाला है। बिकॉज in this course whenever you enroll you are going to get the classes right from the beginning at your home at your convenience। आपको कहीं भी घर से बाहर निकल के नहीं जाना है, just on one click classes are available at any point of time। अगर आपको सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ना है तो स्टार्ट कर लीजिए क्लास, अगर आपको रात को 12 बजे पढ़ना है तो स्टार्ट कर लीजिए क्लास। किसी भी समय पर आप क्लास देख सकते हैं एज पर योर ओन कन्वीनियंस। आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी सेक्रीफाइस करके क्लास के लिए भागने की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सो That's very great thing that you have taken a decision of taking online classes of commercial studies। and मैं एक बात बता दूं कि commercial studies का सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे थोड़े सपोर्ट की जरूरत लगती ही है स्टूडेंट की। भले ही आप कितने भी शार्प स्टूडेंट हो, कितने भी ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी हो, ये जो कीवर्ड्स लिखना, टेक्निक आपको बताना कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, इस सब के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एंड सैडली बहुत बार ये सब स्कूल से सपोर्ट नहीं दिया जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग स्कूल से ये सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन जहां नहीं मिलता है, बहुत सारी जगह पर नहीं मिलता है, वहां पर हम आपको काम आते हैं एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको गाइड करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैंने हाथ पकड़ लिया है तुम्हारा और नहीं छोड़ने वाली हूं टिल यू पास क्लास 12। यस, मैं आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहने वाली हूं और ये जो जर्नी है हमारी ये रहेगी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम तक। चलिए, तो आज मजा आने वाला है, स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। आर यू ऑल एक्साइटेड अबाउट इट? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हर बार मैं अपने नए क्लासेस की रिकॉर्डिंग करते समय बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट नंबर 1 में ये चैप्टर है स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा, अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि मैम आप जहां से पढ़ा रही हैं ये जो नोट्स हमको दिखाई दे रहे हैं क्या ये हमको मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इन योर कोर्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो डोंट वरी एट ऑल, जिस भी चीज से मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सारी की सारी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा अंडर योर कोर्स ओनली। एंड यही नहीं, मैं आपको बुक में से जाके मार्क भी कराऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से कीवर्ड्स है और वो कीवर्ड्स की लिस्ट भी आपको शॉर्टली मिल जाएगी। तो बिना किसी चिंता के आराम से बैठ करके सुनो। लेकिन हाँ, एक ही प्रॉब्लम है कि लेट करके आराम से सोफे में सो करके बेड पे लेट करके पढ़ाई नहीं करनी है, इरेक्टेड बैठना है जैसे मैं बैठी हुई हूँ अभी चेयर पे। ठीक से बैठो एंड एज इफ यू अटेंडिंग द लाइव क्लास, इस तरीके से बैठ के क्लासेस को सुनो और पूरा पूरा मजा उठाओ, एंजॉय करो। कॉन्सेप्ट जो है ना पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करें हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर की मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर का मतलब होता है ऑल दोज इंडिविजुअल्स, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprises। तो देखो कितनी सारी बातें आ गई। Who can be the stakeholders? कौन हो सकता है स्टेक होल्डर? नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 ग्रुप्स, दिस कैन बी इंस्टीट्यूशंस आल्सो which have stake, मतलब जिनका किसी न किसी तरीके से कोई हित है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी न किसी तरीके से कोई स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन में इन फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये कौन हो सकता है आगे पढ़ेंगे अभी इस कमिंग पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर,
Does a customer have stake in the business organization? Yes, the customer has stake in the business organization, क्योंकि जिस भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो प्रोडक्ट बना के दे रही है उसमें कस्टमर का स्टेक है, कस्टमर इज पेइंग फॉर इट। या अगर मैं बात करूं एम्प्लॉइज की, क्या एम्प्लॉय का स्टेक है इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन? यस, एम्प्लॉय ऑल्सो हैज अ स्टेक बिकॉज एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड वेन एवर ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग गुड प्रॉफिट, एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज होगी या एम्प्लॉय क्या रेगुलरिटी ऑफ इनकम बनी रहेगी। क्या गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी? यस, गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसी भी तरीके के माल प्रैक्टिसेस ना हो। तो ये सारे लोग जिनका किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट है इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें बोलते हैं हम स्टेक होल्डर। सो हु ऑल दीज कैन बी? नंबर 1, दीज कैन बी इंडिविजुअल, नंबर 2, दीज कैन बी द ग्रुप्स ऑफ पीपल, नंबर 3, इट कैन बी द इंस्टीट्यूशंस हु हैव स्टेक इन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। A person is said to be a stakeholder when that person has an interest in the organization. Another important word, that person should have interest in the commercial organization. अच्छा, अगर मेरा पीएनबी बैंक में अकाउंट है तो मैं कौन हूं? पीएनबी बैंक की स्टेक होल्डर होगी। अभी आईसीआईसीआई बैंक में मेरा अकाउंट है तो मैं आईसीआईसीआई बैंक की स्टेक होल्डर होगी। लेट्स से एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है तो मुझे एक्सिस बैंक से भाई कोई भी लेना देना नहीं है। एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, क्या वर्किंग टाइमिंग है, एक्सिस बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है, एक्सिस बैंक की फंक्शनिंग कैसी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या मेरा कोई इंटरेस्ट है एक्सिस बैंक में? कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन एक्सिस बैंक। तो आपको समझ में आ गया इंटरेस्ट कैसे होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होने के लिए यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद दिस इन एनी ऑफ द फॉर्म्स। ओके, आप या तो वहां पे कस्टमर हो सकते हैं, या तो आप वहां पे इन्वेस्टर हो सकते हैं, वहां पे आप लेंडर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट हो सकते हैं, पब्लिक एट लार्ज जिसका किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसमें वो हो सकते हैं। चले अब देखिए, स्टेक होल्डर्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट दोनों हो सकता है। यस, स्टेक होल्डर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पास पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। ऑन पॉजिटिव साइड, स्टेक होल्डर प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू द बिजनेस। अ बिजनेस एंटरप्राइज गेट्स फाइनेंस, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर। देन on the negative side, stakeholders may block, interrupt and functioning of an enterprise when the expectations are disregarded. For example, ये negative वाला पहले समझा देती हूँ। कैसे negative impact हो सकता है भाई स्टेक होल्डर का? आपने बहुत सारे लोगों से लोन दिया। Who are they? They are your creditors या lenders of money, जो आपके पास आकर पैसा दे रहे थे कि ठीक है आप यूज कर लीजिए, बदले में हमें इंटरेस्ट पे कर देना। आपने ठीक से उसका जो अमाउंट है उसे यूज नहीं किया एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉन इनटू लॉसेस। उन्होंने इंटरेस्ट रिटर्न नहीं किया, प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं किया। नाउ व्हाट आर दीस पीपल गोइंग टू डू? दीस क्रेडिटर्स ऑब्वियसली वांट द सिक्योरिटी फॉर देयर मनी। व्हाट दे विल डू? दे विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू इन द कोर्ट एंड दे विल स्टॉप देयर फंक्शनिंग। दे विल मेक श्योर दैट यू स्टॉप functioning and you pay back their loans. Okay, so this is how they can have a negative impact also. Positive impact क्या है? जब आप ठीक तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, what will happen? They are going to return your they are going to be very happy with you, they are going to expect good return from you and they are going to give you money in future also. And not only the money, it can be the raw material, it can be the employment or labor which is called machinery, everything will be provided. At the end, business सारी चीजें कहां से ले रहा होता है? Everything this business uses is coming from the society, various sectors of the society से उसे मिल रहा होता है। So the stakeholders have positive and negative impact both. चलो बच्चों फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा the stakeholders are various groups of people. It can be individual, it can be institution as well. A stakeholder is any person who has interest in the organization. Now if we talk about the impact of stakeholder on the business organization, the impact of stakeholder can be positive and negative both. If I talk about the positive impact of the stakeholder on the organization, on the positive side we see that stakeholder provide finances, stakeholder provides machinery, stakeholder provides raw material and all other resources which are required for functioning of a commercial organization. If we talk about the negative impact of the stakeholder or the commercial organization, we will see they can stop or interrupt functioning of the organization if organization is not giving them what is promised by its organization. Okay,
So these are the meaning of stakeholder and their impact on the organization. Now let's move ahead. Stakeholders को क्या हम different categories में divide कर सकते हैं? Yes, obviously stakeholders can be divided into internal and external. There are internal stakeholder and there are external stakeholder. What is the meaning of internal stakeholder? These are the people who are the part and parcel of the organization. Yes, who are the part of organization. They are called internal stakeholder. So in that we have shareholders. Who are shareholders? When we talk about the company form of business, the owner over there are not called proprietor, are not called the partners. They are called shareholders. So in any company, who are shareholders? Shareholders are actually the owner of the organization. So they are called stakeholder. They have paid the money for the organization and they are stakeholder. They have total interest in the organization और organization जैसे जैसे grow करेगा, इनका wealth creation होगा, इनका share का value बढ़ेगा market में, उनको profit में से share मिलेगा, which is called dividend. तो stakeholder कौन होते हैं? Stakeholder are shareholder also, and shareholder are called internal stakeholder. Why? Because they are the owner of organization. चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा read कर लेते हैं. Shareholder as owner supply capital and have an important stake in the company. They assume. अच्छा company word लिखना बहुत जरूरी है. यहाँ पर याद रखिए कि कई बार बच्चे ना firm बहुत बार ये word use करते हैं. Whenever we are talking about shareholders, we cannot use the word firm. Why? Because firm आप आगे जाके क्लास 11th में भी पढ़ेंगे. फर्म जो होती है अकाउंट पार्टनरशिप को बोलते हैं हम फर्म. वहां पे जो ओनर होते हैं उनका नाम होता है पार्टनर्स. दे आर नॉट कंसिडर्ड और दे आर नॉट कॉल्ड एज शेयर होल्डर. शेयर होल्डर आर ओनली इन द वन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड कंपनी. सो यू हैव टू कंपल्सरीली मेंशन ओवर हियर द वर्ड कंपनी. दे अज्यूम द रिस्क of business and participate in profit and overall management of the company. Overall management of the company means who is running the daily show. Daily show of the company is actually board of directors run करते हैं, लेकिन उनको elect करने का काम ये shareholder करते हैं. So these shareholders are one type of stakeholder, and what kind of stakeholder they are? They are internal stakeholder. Next is employees. Both managers and workers provide the mental and physical effort required for success and of the business. So when we talk about employees, who all are employees? These are not only the worker who are working as a physical input, physical labor, mental labor is also involved. So managers and employees and all kind of labors, they are involved over here. So these are also called stakeholder because they also have the interest in the organization and they are giving their valuable time and they are giving their skills, their knowledge and physical input for the success of an organization. So these are also called internal stakeholders. Then employers. Who are employers? Employers means those who offer employment to others. So employers can be called entrepreneurs, employers can be called partners, employers can be called sole proprietor. Because ऊपर जब हमने shareholder की बात करी तो we were restricted only to companies. But when we talk about employer, employer can be anyone, any form of business में employer हो सकता है. So these three stakeholders are called internal stakeholders. Who are they? They are called internal stakeholder. चलो फटाफट से रिवाइज कर लो. कौन है internal stakeholder? Shareholders. Then you have employees and then you have employers. Stakeholders में सबसे पहले shareholder जो है, shareholder is called internal stakeholder. Who are they? They are the owner who provide the capital. If you talk about employees, employees के अंदर managers and workers दोनों included होते हैं. And employer कौन होते हैं? Who provide the employment. यहाँ पर हमारे पास sole proprietor, partnership and any other form of business को include करने की opportunity होती है because जब हमने बोला shareholder तो shareholder only restricted to company था. तो ये हो गया बच्चों हमारे internal stakeholder. अब हम देखते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन होते हैं. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आर दोज हु आर नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, नॉट एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. कौन है वो लोग? सबसे पहला है सप्लायर. सप्लायर कौन होते हैं? ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल वगैरह हमें यूज करने की जरूरत होती है, या फिर आप ट्रेडिंग कंसर्न है तो आप परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं, तो उस सब में सप्लायर हमारे पास होता है. तो सप्लायर इज द पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और अदर एंटिटी दैट प्रोवाइड समथिंग और द अदर टू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पर्सन और एंटिटी व्हाट एवर इज नीडेड बाय द एंटिटी. सो जो भी हमें सप्लाई करता है व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कॉल्ड सप्लायर एंड दे ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन.
क्या उनका इंटरेस्ट है भाई, कंटिन्यूटी बने रहे, आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स प्लेस करते रहे और उनको टाइमली पेमेंट मिलता रहे, ये सब उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन भी पढ़ने वाले हैं आगे वाले पार्ट ऑफ चैप्टर में हम, तो ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है क्रेडिटर। हु इज क्रेडिटर? क्रेडिटर आर द वन who can be the individual or can be the institution who will lend the money to the organization, who extends credit। अच्छा, ये अच्छे अच्छे वर्ड जो है, extend credit। अभी lends money लिखना थोड़ा बचकाना लगता है। आप क्लास 10 में चले गए, आप ICSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़े अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करिए। और ये अच्छे वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? सब कुछ लिखा हुआ है बुक में बच्चों, वहां से आप पिक करिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये नैक भी आपको डेवलप करना है कि कैसे आप सिलेक्शन करेंगे गुड वर्ड्स का, बिकॉज जैसे ही आप ऑर्डिनरी वर्ड को गुड वर्ड से रिप्लेस कर देते, ऑटोमेटिकली आपके जो आंसर की वेटेज है ना वो बढ़ जाती है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो खुश हो जाते हैं कि हाँ, इस बच्चे ने पढ़ के आया, इसका जो होल्ड है ऑन कीवर्ड्स और इसका जो कमांड ऑन लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा है। ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी थ्योरी पेपर कि आप अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें वहां पर। तो extends credit is a good word rather than lending money or borrowing money, okay, to another party or to borrow money usually by a loan agreement or contract। so कोई भी lender of money, कोई भी ऐसा person जिसने extend किया हुआ है credit to our organization is called creditor, and creditor is also stakeholder। कैसा stakeholder है? external stakeholder। then lastly comes government। government collects taxes from these establishments in the form of corporate income tax of the employees, etc। so government is also one of the stakeholder because government wants people not to evade the taxes, because लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करेगी उसी से तो गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करने वाली है। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस ही है। सो गवर्नमेंट इज आल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर। तो अब हमने देख लिया 3 स्टेक होल्डर्स विच आर इंटरनल एंड 3 स्टेक होल्डर विच आर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के अंदर हमारे पास है सप्लायर्स, creditors and government who are supporting the organization from outside, not within the organization, and who are within the organization they are called internal stakeholder। और उसके अंदर आता है shareholders, employees and employers। I hope students आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप मेरे साथ हमेशा डाउट सपोर्ट में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। चले अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एंड इंटरनल स्टेक होल्डर। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आपको 2 मार्क के लिए एंड 5 मार्क में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, डिपेंडिंग। बहुत सारे हमारे पास ये जो डिफरेंस बिटवीन है वो सब है, जिसकी आपको एक हम लोग लिस्ट पकड़ा देंगे और सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन एक जगह पर लिखकर दे भी देंगे। सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू रिवाइज एवरीथिंग। तो आपको हमेशा डिफरेंस बिटवीन कैसे लिखना है ये याद रखना है। जो फॉर्मेट होने वाला है वो यही फॉर्मेट होने वाला है। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखेंगे एंड 2 कॉलमनर फॉर्म में लिखेंगे। कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में आपको डिफरेंस बिटवीन लिख के नहीं आना है, और कभी भी विदाउट डिफरेंसेस का बेसिस आपको डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे कामचोरी करते हैं और बेसिस ऑफ डिफरेंस याद करते नहीं है, सिर्फ 2 कॉलम में डिफरेंसेस लिख के आ जाते हैं। मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द क्लासेस में पीपल्स परफॉर्मेंस भी खोल के बताऊंगी। व्हाट इज पीपल्स परफॉर्मेंस, वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। वहां पर बोर्ड ISC काउंसिल खुद लिख के बताता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट। दे से कि हमें बेसिस ऑफ डिफरेंस चाहिए। तो अगर आपको कोई भी ये बात बोलता है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये इसको छोड़ देते, इसको लर्न नहीं करते, बिल्कुल भी मत सुनिएगा उनकी बात। मैं आपको बोल रही हूँ और मैं नहीं, बोर्ड आपको बोल रहा है कि आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है। तो आपको शुरुआत से आदत याद डाल के रखनी है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस आप लर्न करेंगे और उसको लिखकर भी आएंगे अपने डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस के अंदर। चलिए तो अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोजीशन की, सो दे ऑपरेट फ्रॉम आउट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कौन? इंटरनल स्टेक होल्डर, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कितना इजी है, इंटरनल एंड इनसाइड। ओके, देन एक्सटर्नल एंड दे आर आउटसाइडर, सो दे ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन है इंटरनल के पार्ट? इंटरनल में है शेयर होल्डर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एक्सटर्नल में है क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स एंड गवर्नमेंट। तो ये बाहर वाले लोग हैं। रोल की बात करें अगर, so they actively participate in the management and working of organization। Why? Because they are very much part of the organization itself। so उसके मैनेजमेंट में वो actively participate करेंगे। Whereas जो बाहर वाले लोग हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है। हाँ, they will be interested that everything is well managed but they will not participate। so they are not
पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर वालों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक ठाक से चल रही है, हमारा पैसा हमें टाइमली मिल जाएगा, हमारे ऑर्डर्स आते रहेंगे। या गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि मेरे टैक्सेस टाइमली पे कर दिए जाएंगे। बाकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग से इन लोगों को मतलब नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब इसके अंदर कौन कौन आता है, सो इट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, ओनर्स एंड मैनेजर एंड यहाँ पर आते हैं सप्लायर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। अच्छा, एक बात मैं आपको बोल दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पॉइंट जो है एक्चुअली ये एक तरीके का एग्जाम्पल्स है कि कौन कौन इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं और कौन कौन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड हाई पॉसिबिलिटी इज दैट कि यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि जहां पर आपको 6-7 पॉइंट होते हैं वहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये नंबर 1 और नंबर 2 ये लिख कर आएंगे, आप थर्ड वाले पॉइंट को नहीं लिख कर आएंगे। एज एन एडिशन इन्हीं के नीचे आप एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं कि ये लोग इंटरनल ये स्टेक होल्डर है और ये लोग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। एग्जाम्पल्स आर नेवर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट। ओके, अगर किसी जगह पर डिस्टिंक्शन बिटवीन में कोई और पॉइंट बनता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बचा हुआ है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ सेकंड पॉइंट, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सेकंड पॉइंट। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि आप पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 लर्न करके ना चले जाएं कि ये इजी है, सबसे छोटा वाला है, इसको लर्न कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये देखना है मार्क्स कहां पे मिलेगा, मार्क्स तभी मिलेगा जब आप 2 वैलिड पॉइंट्स लिखेंगे एंड एग्जांपल इज नॉट कंसीडर्ड टू बी पॉइंट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है, भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता ही यहाँ पर एक्चुअली एग्जांपल्स ही लिखे हुए हैं, सो यू डोंट हैव टू राइट दैट। ओके, आप अपने पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 में इसे एडिशनली लिख सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू राइट इट एज सेपरेटली इफ द क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस पीपल, अलग अलग लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ओनर्स और शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स, उन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो सबसे पहला, ये जो पीपल होते हैं वो करते क्या है, पहले ये सोचिए कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं एंड मैनेजर्स होते हैं, हु आर दे, इन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एम्प्लॉयर्स कौन है, जहां पे इंडिविजुअल बिजनेस चल रहा है, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में ऑल, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स है या ओनर है। जहां पे कंपनी फॉर्म में बिजनेस चल रहा होता है उसको हम शेयर होल्डर्स बोल देते हैं। बाकी जगह पे हम बोल देते हैं पार्टनर्स या मैनेजर्स बोल देते हैं। तो ये सब लोग क्या कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी होती है बिजनेस में, तो उनकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेशन होगी। सबसे पहले यही एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई हमने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसकी सेफ्टी रहे, मतलब कि मुझे मेरा कैपिटल वापस मिल जाए और सूद के समेत वापस मिल जाए, विद इंटरेस्ट वापस मिल जाए, विद एप्रिशिएटेड अमाउंट वापस मिल जाए। वापस ना मिला तो कुछ रेगुलर रिटर्न्स मिलती रहे। ओके, सो सेफ्टी ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, मतलब कि एक्स रीजन के लिए पब्लिक से मनी रेज किया और वाई रीजन के लिए उसे यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पब्लिक कंपनी, यू रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट आपने वो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल ना करके लोन रिपेमेंट करने के लिए यूज कर दिया। कंपनी ने कहां के लिए यूज कर दिया, पब्लिक को बोला कि पब्लिक यू गिव अस मनी, हम लोग ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, इसका इतना ग्रोथ होगा, और उस पैसे से उठा करके अपना कोई लोन रिपेमेंट कर दिया। तो मतलब तो सेफ्टी ऑफ पब्लिक मनी है ही नहीं ना, अब तो लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, आपने तो लगाया ही नहीं किसी नए बिजनेस में। तो ये तो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बियॉन्ड काम कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट वर्क कर रहा है। तो ये तो गलत बात हो गई है। तो पब्लिक क्या चाहती है कि भाई हमसे जो बोला है उसने के लिए आप यूज करिए और सेफ्टी रखिए, ऐसे यूज करिए जैसे आपका खुद का पैसा है। अगर मेरा खुद का 10 रुपए होगा तो मैं उसे भी अच्छे से इस्तेमाल करूंगी, दूसरे से लिया है तो उसे रैकलेसली यूज करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द शेयर होल्डर्स वांट और एनी एम्प्लॉयर और द ओनर्स वांट। सेकेंड इज फेयर एंड रेगुलर रिटर्न, जैसे कि हमने बात करी डिविडेंड की। अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, व्हाट डू दे वांट कि रेगुलरली उनको डिविडेंड मिलता रहे, रिटर्न्स मिलते रहे, जिस भी नाम से वो रिटर्न जानी जाती है, इंटरेस्ट के नाम से जानी जाती है, डिविडेंड के नाम से जाने जाता है, या वॉट एवर, दैट शुड बी रेगुलर। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मांगना पड़े तब मिले या फिर मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज दे हैव गिवन देयर मनी विच दे आर नॉट यूजिंग एंड दे आर गिविंग इट टू यू, सो दे वांट द रिटर्न्स। देन कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये दो चीजें अलग अलग है। एक होता है रेगुलर रिटर्न मिलते रहना, रेगुलर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि मैंने अगर 100 रुपए लगाए तो मुझे 10 रुपए 5 रुपए कुछ रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। दूसरा ये कि जो मैंने 100 रुपए लगाया है कंपनी में, वो 100 का 200 300 400 हो जाए, इसे बोलते हैं कैपिटल का एप्रिसिएशन होना। ये कब पॉसिबल है, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी कंपनी का शेयर जो है
वो 100 रुपए से 500 रुपए हो गया, 1000 रुपए हो गया, ये सब कैसे होता है? When the company is performing well, आप देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और अगर आप शेयर मार्केट देखते हैं या घर में आपका कोई बड़ा करता है, योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स और समबडी, सो यू विल कम टू नो कि कैसे शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो जाते हैं। किस कंपनीज के होते हैं? ऑब्वियसली हु आर वेल मैनेज कंपनी, हु आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली विद ऑनेस्टी एंड जहां पर सक्सेस है वहां पर ऐसा होता है कि जो कैपिटल है वो अप्रिशिएट होती है, शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर दैट उनका जो कैपिटल है वो अप्रिशिएट होनी चाहिए, रेगुलर रिटर्न तो मिलनी ही चाहिए, साथ साथ जिन्होंने पैसा लगाया था उसमें अप्रिसिएशन मिले, अदरवाइज वो बैंक में नहीं रखते, बैंक में रख के खुश रहते पैसा, वो बैंक में इसीलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी रिस्क लेके पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड व्हाट दे वांट, उनको ये लालच होता है कि उनका पैसा बढ़ जाए। चलिए, देन इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी डिसीजंस लिए जाए उसमें उनसे पूछा जाए, उनका जो ओपिनियन है उसको जाना जाए, उसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स भी होती है, वहां पर उनको बुलाया जाता है और उनका ओपिनियन लिया जाता है, वोटिंग होती है, सारे इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। देन पब्लिक इमेज ऑफ कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड, ऐसा नहीं कि भाई जिस कंपनी के हम शेयर होल्डर है वो इतनी माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है कि शर्म आ रही है उसका पार्ट होते हुए भी हमको, नहीं, ऐसा होना चाहिए कि वाह ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग सो गुड, आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, आई एम proud to be part of this organization as a shareholder. So these are the expectations of the shareholders or owners or the managers from a business organization. चलिए अब देखते हैं what are the expectation of employees from an organization. एम्प्लॉइज को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पहली बात एम्प्लॉय चाहता है कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर द कॉलोनियल कंडीशन उसको मिले। ऐसा नहीं है कि आज जॉब हो कल मेरा जॉब चला जाए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहे एंड उसकी जो वर्किंग कंडीशंस हो वो भी कंड्यूसिव हो। देन अ फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन मतलब मार्केट में जितना इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में सैलरी दिया जा रहा है उतना ही उनका भी रेम्यूनरेशन मिले और उनको वेजेस एंड सैलरी प्रॉपर टाइम पे मिले। सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, ऐसा ना हो कि बहुत स्ट्रेसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है, वॉशरूम्स आर नॉट प्रॉपर, ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल, ऑल दिस फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल। आजकल तो आप देखते हैं कितने अच्छे मॉडर्न ऑफिसेज है, वहां पर जिम्स भी होते हैं, वहां पे आपको रेस्टिंग के लिए भी थोड़ा समय मिल जाता है। वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिसेस इज देयर नाउअडेज। कभी फुर्सत मिले तो गूगल के ऑफिसेस कैसे होते हैं जरा सर्च करके देखो, यू विल कम टू नो कि कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रखा हुआ है वहां पर फॉर वर्किंग। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए अब कोई एम्प्लॉय जो है वर्क करने के लिए जा रहा है, डज नॉट मीन कि उसने पढ़ाई कर ली जितनी करनी थी और आगे काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं करना आगे, नहीं। द इरा इज डायनेमिक, आजकल का जो जमाना है हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेज में रह रहे हैं और रोज नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एम्प्लॉयज टू बी अपडेटेड एंड टू गेट द अपॉर्चुनिटीज टू गेट द ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज ऑन द रेगुलर बेसिस। एंड ऑब्वियसली यहाँ काम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम डे इज स्पेंट ओवर हियर ओनली, 12 आवर्स 14 आवर्स तक काम कर रहे हैं, तो वो बाहर जाके ट्रेनिंग कब लेगा? ये तो पार्ट ऑफ ये तो एम्प्लॉयर्स का ही काम है, ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है कि उनको साथ ही साथ ट्रेनिंग में इंपॉर्ट किया जाए, उनको डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिया जाए, उनको जो भी एडिशनल एजुकेशन लगती है फॉर एनहांसिंग देयर जॉब स्किल्स वो प्रोवाइड करवाई जाए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अपने बहुत सारे यंग जनरेशन में देखा होगा, अपने से थोड़े जो बड़े भैया दीदी उन लोगों से पूछिए, कभी कभी वो लोग बड़ी कंपनीज को छोड़ के एंटरप्रेन्योर फ्रेश स्टार्टअप्स में जाकर के जॉब करना स्टार्ट कर देते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, सीखने के लिए बहुत मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सीखेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे? आउटडेटेड हो जाएंगे और आगे जाके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज दैट उनको सीखने के लिए कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे मिलता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स, ये ट्रेड यूनियन राइट्स किसके होते हैं? जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका राइट होता है कि वो ट्रेड यूनियन बनाए और अपने राइट्स के लिए फाइट करे। सो अगर आप उनको स्टॉप करते हैं ट्रेड यूनियन राइट से तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय देम, बिकॉज ये तो लॉ भी अलाउ करता है कि ट्रेड यूनियंस फॉर्म करी जा सकती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको रोके ऐसा वो नहीं चाहेंगे। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय स्टूडेंट्स। नाउ हम देखते हैं कि बाहर वाले लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होगी। अगर
अगर मैं इसकी बात करूं, एम्प्लॉयर्स, ओनर्स एंड ऑल, ये सब कौन थे? इंटरनल स्टेक होल्डर। एंड ये कौन थे? ये थे इंटरनल स्टेक होल्डर। ये कौन है? ये है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ओके, इसे हम स्टूडेंट्स देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है एक क्लास में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाना बेटर होता है हमेशा, सो दैट यू कैन रिवाइज प्रॉपर्ली। अब आपको क्या करना है, आज की क्लास खत्म होने के बाद आपको एक काम करना है, पहले तो आप इसे थॉरली रीड करेंगे फ्रॉम योर बुक। यस, कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़नी है? मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर आपको पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर विच इन्वॉल्व्स इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। देन यू हैव टू राइट डाउन एंड लर्न द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ ओनली टू टाइप्स, एम्प्लॉयर्स एंड शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। ये आपको पढ़ना है। ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक आपको अच्छे से रीड करना है एंड आपको जो हेड पॉइंट्स है उसे लिख के भी देखना है, जितनी भी हेडिंग्स दी हुई है वो लिखना है एंड डिफरेंस बिटवीन लिख के देखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ हम लोग बुक खोल के बुक का पीडीएफ यहाँ पर आपको स्क्रीन के सामने दिखाया जाएगा और वहां हम लोग मार्किंग भी करेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं। और वो कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना सकते हैं तो लिस्ट बना लीजिए, अदरवाइज अपनी बुक में हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर लीजिए और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए, सो दैट इन ऑल योर आंसर्स यू मेक श्योर दैट they are part of your answer. So that's all for today students. I hope you enjoyed today's class. अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके पहले रिवाइज करके आइएगा। हर क्लास में रिवीजन करके अगर आप क्लास अटेंड करने आएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।